दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। पता है, वो विश्व की क्लास थी और कल हम लोगों ने इस टॉपिक को कर लिया था। बहुत सारे टॉपिक कर लिए थे। शुरुआत मैंने किया था, कमेंट भी बहुत सारी आई। थैंक यू सो मच, आपके लिए पसंद आया। क्लास कंटिन्यू हम लोग करेंगे, ठीक है ना? क्लास कंटिन्यू पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एमपी एपी का सिलेबस है उसको कवर करना है, क्योंकि सभी क्लास चल ही रही है और मैं डेली प्लेलिस्ट अपडेट कर रहा हूँ। इनको भी हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे जिससे हमारा समय पे हो जाए। और वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा मैंने पैटर्न चेंज किया है कि छोटी क्लास रखी है मैंने और टॉपिक वाइज रखी है, प्रॉपर टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक पर क्यों रखी है, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो सकें। ठीक है ना? मैंने बताया था कैसे आपको याद करना है। और अगस्त महीना मोस्टली प्रैक्टिस में जाएगा, आपको दास्ता हो चुका था, हम्मुराबी संहिता हमारी हो चुकी थी, अभिजात तंत्र हमारा हो चुका था। क्या होता है अभिजात तंत्र, ये हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना? और पूरा देखा था कि भारत में कैसे है, मध्य एशिया में कैसे, चीन में कैसे, यूरोप में कैसे है, पैट्रिशियन क्या होते हैं, प्लेबियन क्या होते हैं। अच्छा खासा तरीके से हमने देखा था पूरा। याद है कि नहीं याद है आपको? ठीक है ना? अभिजात तंत्र में हो गया, जमींदारी व्यवस्था हमारी हो गई थी। जमींदारी व्यवस्था किस प्रकार से थी, प्राचीन काल में कहाँ, मेसोपोटामिया में कैसे थी, रोम में कैसे थी, ग्रीस में कैसे थी, यूरोप में कैसे थी, ठीक है, भारत में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है उसको देखा था। आधुनिक काल में इसका पतन कैसे हुआ वो भी हमने देखा था। क्या? आधुनिक काल में इन सब का पतन कैसे हुआ वो भी हमने देखा था। साथ ही साथ यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे हम लोग ब्लैक डेथ तक पहुंच चुके थे। कहाँ पर? ब्लैक डेथ हमारी शुरू होनी थी यहाँ पर, ब्लैक डेथ। तो आज फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, शब्दावलियां क्या आपके सिलेबस में दी गई। शब्दावली आप सिलेबस देखते हो यहाँ पे, तो यूनिट 10 में आपको शब्दावलियां दिखती हैं, यूनिट 9 में तो वही हम लोग कर रहे हैं फिलहाल में। और टू द पॉइंट टॉपिक वाइज सिलेबस जा रहा है आपका, ऐसा नहीं है कि टफ जाएगा, ठीक है ना? एक टू द पॉइंट टॉपिक वाइज जाएगा आपका। पुनर्जागरण क्या है यहाँ पे, संसदीय लोकतंत्र क्या है, समाजवाद क्या है, नाजीवाद क्या है, ये टॉपिक के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे ब्लैक डेथ आपको दिया गया ना, ब्लैक डेथ। तो ब्लैक डेथ हम लोग करने वाले, ठीक है, चलो। तो ब्लैक डेथ है क्या चीज? तो 14वीं शताब्दी की सबसे भयानक महामारी आपकी, जो कि यूरोप में, एशिया में, उत्तर अफ्रीका में फैली गई थी, ठीक है ना? अनुमान था 1347 से 1351 के बीच थी। लगभग 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने मिलियन लोग मारे गए थे, 200 करोड़, ठीक है ना? 200 मिलियन, 7.5 से लेकर 20 करोड़ तक की मृत्यु हो चुकी थी। यह महामारी एर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैल गई थी। अब इसको नाम याद रखना पड़ेगा आप लोग, एर्सिनिया पेस्टिस, जो कि प्लेग का कारक था। इस रोग ने न केवल जनसंख्या को प्रभावित किया था, बल्कि समाज को, अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, धर्म को भी प्रभावित किया था। अब अभी देख लो, कोरोना आया था, कोरोना से सब लोग प्रभावित हुए थे। ब्लैक डेथ की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो सुनना। महामारी की उत्पत्ति एशिया के भीतरी भागों, विशेष रूप से चीन एवं मंगोल साम्राज्य से मानी जाती है। अब गो कोरोना गो याद कर लेना कहाँ से शुरुआत हुई थी। 1330 के दशक में चीन में प्लेग के मामलों पर लेख मिलता है। इसके बाद है सिल्क रोड के माध्यम से पश्चिम एशिया में फैलती है। 1347 में महामारी ताफा ताफा नामक व्यापारी नगर पहुंचती है, जो उस समय जिनेवा के व्यापारियों का नियंत्रण केंद्र था, ठीक है ना? जिनेवा के केंद्र में था। इसके बाद व्यापारी जहाजों के माध्यम से बीमारी इटली पहुंचती है, फिर यूरोप में फैल जाती है। और सिसिली से यूरोप के प्रथम फैम या सिसिली में यूरोप के प्रथम प्लेग के मामले दर्ज किए गए, ठीक है ना? बात करते हैं 1348 से 51 के बीच में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, स्कैंड्रिया सहित यूरोप में फैल गई। इसमें लक्षण क्या थे? बुखार, ठंड लगना, सूजन आना, त्वचा पर काले धब्बे बनना, त्वचा पर काले धब्बे बनना। इसके अब देखो, बस यही चीज आपकी मेन थी। अब सामायिक जी आपके प्रभाव क्या हुए, इसमें कोई आपको विशेष चीज नहीं मिलेगी क्या, ठीक है ना? जो डेट वगैरह है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। सामाजिक, क्यों आपको वन लाइनर आना, फैक्ट आना सीधा, आपको डाटा लिखने के लिए नहीं आना है। तो यूरोपीय समाज की नींव हिल गई। इतनी संख्या में मृतक बने कि कब्रिस्तान के स्थान कम पड़ गया, सामूहिक कब्रों में दफनाना पड़ा। समाज में भय था, अविश्वास था और धार्मिक उन्माद था। कृषि और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। श्रमिकों की संख्या कम होने से उत्पादन घट गया, खाद्यान्न संकट हुआ, मजदूरी हुई, सामंतवाद कमजोर हुआ। चर्च व धार्मिक नेताओं की विश्वसनीयता पे कम हुआ, क्रेडिबिलिटी पर। कई लोग इसे देवीय प्रकोप, डिवाइन वॉर्थ मानने लगे। कुछ लोगों ने आत्महत्या की प्रथा अपनाई। कुछ स्थानों पर यहूदियों को दोषी मानकर अत्याचार किया गया। सामंती व्यवस्था कमजोर हो गई, सौदेबाजी की शक्ति बढ़ी, श्रमिकों ने अधिक अधिकारों की मांग शुरू की। इससे भविष्य में जन आंदोलन की नींव रखी गई। महामारी का अंत कैसे हुआ? 1351 के बाद यह महामारी धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन इनका प्रभाव सदियों तक बना रहा। इसने यूरोप की जनसंख्या संरचना को बदल दिया, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। इसने सामंतवाद की जड़ों को कमजोर किया। चिकित्सा पद्धति में सुधार हेतु आवश्यकता देखी गई।
और आधुनिक चिकित्सा के विकास में योगदान दिया गया। ब्लैक डेथ केवल महामारी नहीं थी, बल्कि विश्व इतिहास की दिशा बदलने में एक निर्णायक घटना थी, जिसने क्या किया था, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को नया रूप दिया था। कुछ याद करो, यहाँ पे नहीं करो। एक और चीन याद कर लेना, डेट याद कर लेना, सिल्क रोड याद कर लेना, काफा काफा याद कर लेना, इटली से सिसिली याद कर लेना, सिसिली द्वीप इटली में है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी याद कर लेना, ठीक है ना। और एक याद करना वायरस का नाम क्या, एयरसिनिया पेस्टिस जीवाणु, क्या था, जीवाणु था, ठीक है ना, एर्सिनिया पेस्टिस, एर्सिनिया पेस्टिस। इतना आपको यहाँ पे याद करना है, ज्यादा याद करो ना करो, आपके लिए महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हम लोग। ब्लैक डेथ का संसदीय लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज भी देखो भारत में लोकतंत्र की नींव हिली हुई है, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसका विकास कैसे हुआ है, जब यहाँ पे शब्दावली आई है, उसका विकास देखना है, विकास किस प्रकार से हुआ है। लोकतंत्र में आपको होता है, लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका होती है, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका होती है, और कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। क्या, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। ये चीज क्लियर होती है ना। तो संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार की वैधता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर निर्भर करती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। आधुनिक समय की सबसे सफल लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में से एक मानी जाती है। क्या, शासन प्रणाली, ठीक है ना, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। भारत में है लोकतंत्र की, नहीं है? आई थिंक सो है। तो 500 रुपये व्यक्ति हैं। इसका विकास अनेक ऐतिहासिक संघर्षों, राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम से हुआ है। कैसे हुआ है, देखते हैं अपन लोग कैसे हुआ है। देखो, संसदीय लोकतंत्र की जड़ें संसदीय लोकतंत्र की जड़ें मध्ययुगीन यूरोप में खोजी जाती हैं। इसका व्यवस्थित विकास ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे, ब्रिटेन में हुआ। समय के साथ यह प्रणाली अनेक देशों में फैल गई, वैश्विक स्तर पर फैल गई। अब सुनना यहाँ पे, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली की शुरुआत मैग्ना कार्टा से मानी जाती है, जो कि 1215 ईस्वी में था, ठीक है। तो 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा आपको याद रखना है। मैग्ना कार्टा के माध्यम से क्या हुआ था, राजा की शक्तियों पर सीमित करने का प्रयास किया गया था। 17वीं शताब्दी में गौरवशाली क्रांति हुई और 1688 में संविधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। नंबर एक, मैग्ना कार्टा की डेट आपका रखना है 1215। दूसरा, आपको 17वीं शताब्दी की गौरवशाली क्रांति आपको याद रखनी है। और इसके बाद संसद शासन की सर्वोच्च शक्ति बन गई, ठीक है ना। आधुनिक संसदीय प्रणाली के निर्माण की बात करते हैं तो 19वीं 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति तथा लोकतांत्रिक आंदोलनों ने क्या किया, संसदीय प्रणाली को और अधिक मजबूत किया। यूनाइटेड किंगडम की संसदीय व्यवस्था को आदर्श मानकर अनेक देशों ने इसे अपनाया। इसमें विशेषता क्या होती है, विधायिका की सर्वोच्चता होती है। संसद में कानून निर्माण और सरकार की निगरानी का मुख्य केंद्र विधायिका होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री सामान्यतः क्या होता है, बहुमत दल का नेता होता है, नॉर्मली पता है अपन को। कार्यपालिका के उत्तरदायित्व अभी आपके पेपर में नहीं आएगा, पॉलिटी का पेपर नहीं, आपका हिस्ट्री का, तो ये चीज आपके नहीं पूछेंगे सामान्यतः। सरकार को सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। यदि सरकार विश्वास में है, विश्वास मत खो देती है, तो त्यागपत्र देना पड़ता है। सांकेतिक राष्ट्राध्यक्ष, तो संसद में संसदीय लोकतंत्र का राष्ट्रपति अथवा सम्राट संविधानिक और सांकेतिक होता है। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में होती है और उसकी मंत्री परिषद के हाथ में होती है। यहाँ पे एक सदन भी हो सकते हैं, दो सदन भी हो सकते हैं। भारत में आपके दो सदन है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। अपने यहाँ पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है ना। बहुदलीय प्रणाली, इसमें बहुत सारे दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, जैसे सीजेपी ने आ गया यहाँ पे, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी वगैरह इत्यादि है। अब विश्व इतिहास में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि विश्व इतिहास में संसदीय लोकतंत्र का प्रसार कैसे हुआ। नंबर एक, ब्रिटेन से शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मताधिकार का विस्तार होता है, महिलाओं को भी दिए जाते हैं। और 20वीं शताब्दी में प्रणाली पूर्ण लोकतांत्रिक हो जाती है। यूरोप में देखते हैं, ब्रिटेन के प्रभाव से फ्रांस में, जर्मनी में, इटली जैसे अन्य देशों में भी क्या होता है, आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली फैलती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रारंभ होता है फ्रांस में। एक डेट्स आपको याद रखना है, ठीक है ना। अमेरिका में संसदीय प्रणाली, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया, फिर उसकी कांग्रेस ने संसदीय प्रणाली को तत्व दिखाई देते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र का विकास, तो भारत में संसदीय प्रणाली की नींव ब्रिटिश शासन में रखी गई थी। 1974 में स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या हुआ, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया ना। और भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है।
अन्य देशों में संसदीय लोकतंत्र, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा अनेक अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र फैला। संसदीय लोकतंत्र के लाभ बोले तो सरकार जवाबदेही होती है, नेतृत्व परिवर्तन आसान होता है, सरकार संसद व जनता के प्रति उत्तरदायी है, आवश्यकता पड़ने पर बिना बड़ी संवैधानिक संगठन के नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है, बहुदलीय प्रणाली में विविध प्रतिनिधित्व, विविध राजनीतिक विचारों और सामयिक समूह को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, कार्यपालिका और विधायिका में संतुलन, दोनों अंगों के बीच समन्वय व संतुलन होता है। चुनौतियों की बात करते हैं तो राजनीतिक अस्थिरता, विशेषकर गठबंधन सरकार की स्थिति में सरकार अस्थिर हो जाती है, निर्णय विलंब से होते हैं, बहुमत दल का प्रभुत्व होता है। ये चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछेगी, पॉलिटिकल साइंस के लिए हो जाएगा, बट वर्ल्ड हिस्ट्री में ये चीज है तो मैंने सोचा आप पढ़ रहे हो तो आपको डिटेल में थोड़ा बता दें, क्योंकि एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू में चीज आपको महत्वपूर्ण आएंगी। अगर आपको इंटरव्यू में 40 से 45 सेकंड का 40 से 60 सेकंड का बोलने के लिए कोई टॉपिक मिलेगा तो आप इन टॉपिक्स को बोल सकते हो। कोई भी प्रश्न पर आपको मोस्टली जवाब देना है 30 से 35 सेकंड, 40 सेकंड। आप बोलो एक सवाल में मैं 1 से 3 मिनट खींच दूं तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपका जो इंटरव्यू होता है 9 से 12 मिनट तक के बीच में होता है। इतना आपका मोस्टली अच्छा इंटरव्यू होता है, अगर आपका 20 मिनट तक भी खिंच जाता है, ठीक है ना। निष्कर्ष की बात करूं तो संसदीय लोकतंत्र आधुनिक विश्व की सबसे व्यापक रूप से अपनाई गई प्रणाली है। इसका विकास ब्रिटेन पर, आपको यही पॉइंट रखना था, ब्रिटेन शुरुआत से पढ़ता है, ब्रिटेन 4-5 बार आ गया तो आपका गलत भी नहीं होगा, है कि नहीं। जनता के प्रति सरकार अधिक जवाबदेही होती है, हालांकि वर्तमान में तो नहीं है। अब आता है चर्च की सर्वोच्चता की भूमिका। अब देखो, आप पुनर्जागरण पढ़ लो, पुनर्जागरण पढ़ोगे रेनेसा, आप रोमन साम्राज्य पढ़ोगे, चर्च पढ़ोगे, तो चर्च की सर्वोच्चता की भूमिका को एक टॉपिक ही दिया गया छोटा सा। यहाँ पे देखो, आप सिलेबस में देखो, ये टॉपिक बीचों बीच से दिया गया है। अब इसको क्रम में पढ़ते हैं तब ये चीजें आती हैं, बट आप इन्हें बीचों पटक दिया जैसे चर्च की सर्वोच्चता, है कि नहीं। और फिर पवित्र रोमन साम्राज्य आपका अलग से मिल जाएगा, इसमें आपको टॉपिक। इन दोनों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। देखो लिखा है चर्च की सर्वोच्चता, तो मध्ययुगीन यूरोप में चर्च का प्रभाव अत्यधिक व्यापक और शक्तिशाली था। मतलब इतना समझ लो, आपको इन शॉर्ट बता दूं कि आप कुछ भी करने जा रहे हो, खाने पीने जा रहे हो, सोने बैठने जा रहे हो, तो हर चीज पे चर्च का नियंत्रण रहता था। आपकी चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, सब पर चर्च का क्या होगा, अधिकार था। सब चीजें चर्च सेंट्रिक थी। तो यही यहाँ पे बात करना है कि कैसे चर्च सेंट्रिक थी और कैसे इसमें आपका बदलाव आता है और रेनेसा आपका आता है। तो मध्ययुगीन यूरोप में चर्च का प्रभाव अत्यधिक व्यापक था, शक्तिशाली था। चर्च केवल धार्मिक जीवन पर नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के केंद्र भी था। चर्च की सर्वोच्चता मुक्ता चर्च की सर्वोच्चता का विचार मुख्यतः कैथोलिक चर्च से जुड़ा हुआ है, जिसका नेतृत्व पोप के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। अब सुनना है, यहाँ पे पोप का नाम आ गया है और कैथोलिक आ गया, ठीक है ना। अभी आप मुसोलिनी जैसे व्यक्तियों को पढ़ेंगे जो कि आपके चर्च के रूम में देखेंगे, ठीक है ना, वो भी हमें नाम महत्वपूर्ण रहेंगे। चर्च का प्रभाव पवित्र रोमन साम्राज्य तथा अन्य यूरोपीय राज्यों के शासकों पर भी था। बात करते हैं चर्च की सर्वोच्चता, तो पवित्र रोमन साम्राज्य आ गया ना नाम, उसको पढ़ना है अपन को। चर्च की सर्वोच्चता की बात करते हैं तो धार्मिक आधार, चर्च को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। यह विश्वास था कि पोप को सीधे परमेश्वर से अधिकार प्राप्त है। बाइबल एवं अन्य ईसाई ग्रंथों में अंतों की व्याख्या के आधार पर व्याख्या का अधिकार केवल चर्च के पास है। अब देखो, जब मैं बोलूंगा इस नोट्स का व्याख्या करने का अधिकार सब मेरे पास है, तो मैं कैसे ही व्याख्या कर सकता हूँ, आपको उठ पटांग व्याख्या करके जा सकता हूँ, तो भाई एक अधिकार हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी। तो ये कुछ ना कुछ आपको चर्च की सर्वोच्चता दिखाई दे रही है, चर्च की मोनोपोली आपको दिखाई दे रही है, सुप्रीमेसी। राजनीतिक अधिकार की बात करें तो चर्च का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि राजाओं, शासकों पर भी प्रभाव था। पोप राज्याभिषेक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कई अवसरों पर पोप राजाओं को आपदस्थ भी कर सकता था। आर्थिक आधार की बात करूं तो चर्च के पास अपार संपत्ति थी। किसानों व जमींदारों से कर के रूप में उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता था। चर्च को दान व जागीरें प्राप्त थी। इससे क्या, चर्च आर्थिक रूप से अत्यंत मजबूत बन गए, शक्तिशाली बन चुके थे। न्यायिक आधार की बात करूं तो चर्च अपनी न्यायिक व्यवस्था पृथक से चलाते थे। इनके इन न्यायालयों को धार्मिक न्यायालय कहा जाता था। ये न्यायालय केवल धार्मिक मामले नहीं बल्कि कानूनी विवादों को भी निपटारा करते थे, ठीक है ना। एक मिनट रुकना, बंदर आ रहे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चर्च की सर्वोच्चता की बात करते हैं तो पॉप बनाम सम्राट का संघर्ष। चर्च व राजाओं के बीच शक्ति संघर्ष लगातार चलता रहा। पोप ग्रेगरी 7
और पवित्र रोमन सम्राट हेनरी द्वितीय के बीच इन्वेस्टर विवाद चर्च की सर्वोच्चता का प्रमुख उदाहरण। अब आपसे पता क्या पूछाएगा? नंबर एक, इन्वेस्टर विवाद किससे संबंधित? एमपीपीएससी के लेवल यही है बेटा, पूछेगा इन्वेस्टर विवाद किससे संबंधित है, तो चर्च की सर्वोच्चता से संबंधित है। नंबर एक इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर होते ना वो इन्वेस्टिचर किस किस के बीच में हुआ था? पॉप ग्रेगरी सेवन और पवित्र रोमन सम्राट हेनरी फोर्थ के मध्य में हुआ था। होली रोमन साम्राज्य के शासक थे सम्राट हेनरी फोर्थ, इन दोनों के मध्य में हुआ था। धर्मयुद्ध और चर्च का प्रभाव। धर्मयुद्ध 1095 से लेकर 1291 के दौरान ईसाई योद्धाओं को पवित्र युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। इससे चर्च की राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी उजागर होती है। चर्च ने क्या किया था? धर्म युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या किया था? प्रेरित किया था लोगों के लिए, ईसाई योद्धाओं को। मध्ययुगीन शिक्षा और चर्च, तो चर्च ने अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। शिक्षा पर चर्च का व्यापक नियंत्रण था। उस समय अधिकांश विद्वान चर्च से जुड़े हुए थे। थॉमस एक्विसन ने धर्म और तर्क के समन्वय का प्रयास किया था। इसका नाम आपका है थॉमस एक्विनस। मुझे पता है एक बात बिल्कुल समझ में नहीं कि एमपीपीएससी सिलेबस किस प्रकार से डिजाइन किया जाए, क्योंकि इसको हम एक प्रॉपर वे में नहीं पढ़ सकते हैं। भाई हम क्रम से यदि पढ़े तो अलग तरीके से पढ़े, है कि नहीं? क्योंकि पूरा इतिहास आपका आता है इतिहास, वहां से लोग क्रम से पढ़ते आते हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है, मेसोपोटामिया में मिस्र कैसे प्रकार से थे, फिर आगे बढ़ते हम लोग यूरोप के इतिहास में, क्रम से आपका आता है। बट टॉपिक वाइज आप उठा रहे तो इस क्रम से बीच में आ रहा है सब कुछ। चर्च का दमनकारी पक्ष। चर्च ने अपने आलोचकों के प्रति क्या कठोर रवैया अपनाया? इनिक्विएशन नामक संस्था के माध्यम से इस निंदा के आरोपों में हजारों लोगों को दंडित किया गया। तो यार रखना, एक ऐसी संस्था बताओ जो इस निंदा के आरोप में लोगों को दंडित करती, कौन सी हुई? इनिक्विएशन, इनिक्विजिशन। इस बात को आपको रखना है। चर्च की सर्वोच्चता का पतन, तो आपका पुनर्जागरण होता है 15वीं-16वीं शताब्दी में, रेनेसा होता है और मानववाद का प्रचार होता है। क्या होता है? मानववाद का प्रचार होता है। वैज्ञानिक सोच और तार्किक दृष्टि के विकास से चर्च का प्रभाव कमजोर होने लगता है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार, तो मार्टिन लूथर किंग। अब सुनना आप, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार है क्या? आपको इन शॉर्ट बता दूं, आपको पढ़ना भी है कि भैया जब चर्च की सर्वोच्चता चल रही थी और कैथोलिक चर्च इससे जुड़े हुए थे, कैथोलिक चर्च इससे जुड़े हुए थे, जब मार्टिन लूथर किंग को वो बनाया जाता है तो भाई साहब समझ जाते हैं कि चर्च ही सबकी व्याख्या कर रहा है, और चर्च के जो पोप है, पोप ने जिस प्रकार से बाइबल इत्यादि की व्याख्या की वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। इस तरीके से जैसे अपन बोलते हैं राजा राममोहन राय बोलते वेदों के उल्टा, ऐसे यहाँ पे भैया वो गलत है। दयानंद सरस्वती सॉरी, वो यहाँ पे गलत है भैया, ऐसा नहीं है, ऐसी व्याख्या नहीं है, अलग व्याख्या करनी चाहिए। एक सबको स्पष्ट रूप से व्याख्या करने का अधिकार होना चाहिए। तो फिर ये लोग क्या इसको हम क्या पुनर्जागरण बोलते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन चलता है, जो कि चर्च में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो इसके प्रणेता मार्टिन लूथर किंग थे। तो मार्टिन लूथर किंग द्वारा प्रारंभ किया गया प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का 1517 में, 1517 डेट याद रखना, डेट पूछता है एमपीपीएससी। चर्च की सर्वोच्चता कमजोर होने लगी, वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कैथोलिक चर्च में विभाजन हुआ और अनेक ईसाई संप्रदाय अस्तित्व में आए। राष्ट्रीय राज्यों का उदय, तो राष्ट्रीय राज्य के मजबूत होने के साथ साथ शासकों ने भी क्या किया? चर्च के प्रभाव को कम करना आरंभ किया। इंग्लैंड के राजा हेनरी VIII ने कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर दिया और अंग्रेजी चर्च की स्थापना की, अलग से एंग्लिकन चर्च की स्थापना की। वैज्ञानिक क्रांति, तो गैलीलियो गैलीली, निकोलस कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक विचारों ने धर्म के अंधविश्वासों को चुनौती दी। वैज्ञानिक खोजों ने चर्च की सर्वोच्चता को और अधिक कमजोर किया। निष्कर्ष बोलते हैं तो चर्च की सर्वोच्चता मध्ययुगीन यूरोपीय कई शताब्दियों तक गहराई से प्रभावित रही। पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलनों ने क्या किया? चर्च का प्रभाव धीमे धीमे कम किया और आधुनिक काल में चर्च का प्रभाव मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र तक सीमित रह गया था, ना कि राज्य सत्ता। ठीक है ना, राज्य सत्ता में। अब राज्य सत्ता से उसको पृथक आपको देखने को मिलेगा। इसी के बाद आपका है पवित्र रोमन साम्राज्य। क्या था बेटा? तो वैसे पवित्र रोमन साम्राज्य पहले का टॉपिक होना चाहिए था, फिर आपका चर्च में वाला टॉपिक होना चाहिए था। देखते पवित्र रोमन साम्राज्य। तो पवित्र रोमन साम्राज्य यूरोप के इतिहास में प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक सत्ता थी। इसका अस्तित्व मध्य युगीन काल से लेकर आधुनिक काल तक प्रारंभ में था। इसकी शुरुआत 800 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी में चार्लेमैन के राज्याभिषेक से हुई थी। किस बेटा? चार्लेमैन के राज्याभिषेक से हुई थी और 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे समाप्त किया था। पवित्र रोमन साम्राज्य को किसने?
नेपोलियन बोनापार्ट लगभग 1000 साल तक पवित्र रोमन साम्राज्य चलता रहा। यद्यपि यह नाम रोमन था यद्यपि यह नाम रोमन था, किंतु इसका मुख्य केंद्र जर्मनी और मध्य यूरोप में था। शुरुआत करते हैं साम्राज्य की उत्पत्ति विकास की। तो चार्लेमन और साम्राज्य की स्थापना। तो पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना मुख्यतः फ्रैंकिस राजा चार्लेमन ने की थी। 25 दिसंबर 1800 ईस्वी के मध्य पोप लियो तृतीय ने उन्हें रोमन सम्राट के रूप में अभिषिक्त किया था। चार्लेमन को जो क्या फ्रैंकिस के राजा थे। यह घटना ईसाई धर्म की सर्वोच्चता और पश्चिम यूरोप में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक थी। ऑटो वंश आता है। ऑटोमन वंश। चार्लेमन की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर होता है। फ्रैंकिस वंश कमजोर होता है। फिर 962 में जर्मनी के राजा ऑटो प्रथम ने साम्राज्य को पुनर्जीवित किया और पोप 7 ने पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में ताज पहनाया था। पहले कौन था आपका? पोप लियो थर्ड था। पोप लियो थर्ड था। यहाँ पे पोप 7 आपके आ जाएंगे, चार्लेमन और ऑटोमन प्रथम। बात करते हैं मध्य युग में। तो यह साम्राज्य विभिन्न जर्मन, इतावली और अन्य यूरोपीय राजाओं का एक ढीला संघ था। सम्राट नाम मात्र का शासक था। वास्तविक सत्ता क्षेत्रीय राजाओं, ड्यूकों और पादरियों के हाथ में होती थी। रोमन साम्राज्य की विशेषताओं की बात करें तो जटिल राजनीतिक संरचना। यह एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था, बल्कि विभिन्न राज्यों, डची, विस्पति शासित क्षेत्रों और आपके बिशप शासित क्षेत्रों और मुक्त नगरों का संघ था। बिशप क्या होते हैं अपने यहाँ पे? ईसाई धर्म जो प्रचारक होते हैं बिशप कहते हैं। सम्राट का चुनाव इलेक्टर्स नामक कुलीन वर्ग द्वारा किया जाता था। इलेक्टर्स चुनाव कुलीन वर्ग द्वारा किया जाता था। चर्च और सम्राट के संघर्ष की बात करते हैं तो साम्राज्य में सत्ता संघर्ष मुख्यतः चर्च और सम्राट के बीच में हुआ। इनक्वेटर विवाद हमने देखा ना, पोप ग्रेगरी 7 और सम्राट हेनरी 4 आमने सामने आते हैं। चर्च और सम्राट की मत यहाँ पे चर्च की बात आएगी तो कौन? कैथोलिक चर्च, ठीक है ना। धर्म युद्ध साम्राज्य। तो पवित्र रोमन साम्राज्य ने एक आपका था बेटा 1517 का तैयार रखना। नहीं, एक मिनट, इसकी डेट मैं भूल रहा हूँ, बीच लिखा था 1517 कंफर्म कर लूंगा भाई, महत्वपूर्ण है डेट भी अपने लिए। अच्छा, डेट यहाँ पे भी नहीं आई थी, ठीक है देखते हैं। 1517 बाद प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार था आपको। 1517 मार्टिन लूथर किंग। 1517 आपको यही था, 1517 प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग कहाँ आ चुके थे? यहाँ पे आ चुके हम लोग। चलो, धर्म युद्ध और साम्राज्य की बात करते हैं तो पवित्र रोमन साम्राज्य ने अनेक धर्म युद्धों में भाग लिया था। और विशेष रूप से तृतीय धर्म युद्ध में सम्राट फेडरिक बारबोसा का योगदान था। तृतीय धर्म युद्ध में किसने? फेडरिक बारबोसा का योगदान था। जन्म राज्यों का प्रभाव। तो साम्राज्य का अधिकांश भाग वर्तमान जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, चेक गणराज्य में स्थित था। यह धीरे धीरे जर्मन शक्ति के रूप में विकसित हुआ और बाद में ऑस्ट्रिया हेब्सबर्ग वंश के अधीन आ गया था, ठीक है ना। बात करते हैं पवित्र रोमन साम्राज्य की तो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन होता है 1517 में मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, ठीक है ना, जो कि कैथोलिक चर्च और पवित्र रोमन साम्राज्य के दोनों की स्थिरता को चुनौती देते हैं। जर्मनी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों के मध्य संघर्ष तीव्र हो गया। 30 वर्षीय युद्ध यहाँ पे होता है। 30 वर्षीय युद्ध होता है, ठीक है ना। यह अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होता है। आपसे पूछा गया है वेस्टफेलिया की संधि 30 वर्षीय युद्ध के बाद हुई है, याद रखना। और 1648 में साम्राज्य की शक्ति अत्यधिक कमजोर हो जाती है। यह आपसे पूछा गया है वेस्टफेलिया की संधि किसके बाद हुई है? 30 वर्षीय युद्ध के बाद हुई। कब हुई? 1648 में हुई है। 1648 में हुई है। युद्ध कब शुरू हुआ था? 1618 में शुरू हुआ था। इस बात को आपको रखना है। इसके बाद रोमन साम्राज्य केवल नाम मात्र का साम्राज्य रह गया था। नेपोलियन युद्ध और साम्राज्य की अंत की बात करें तो 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने पवित्र रोमन साम्राज्य को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर राइन संघ की स्थापना की थी। राइन संघ की। पवित्र रोमन साम्राज्य लगभग 1000 वर्षों तक यूरोप की राजनीति एवं धर्म पर प्रभावशाली रहा। यह कोई केंद्रीय शक्ति नहीं था, बल्कि विभिन्न राज्यों का एक जटिल संघ था। धार्मिक राजनीतिक विभाजनों के कारण इसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। अंततः नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ इसका पतन हुआ। यूरोप में मध्यकाल और प्रारंभिक आधुनिक इतिहास को समझने के लिए रोमन साम्राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस वजह से रोमन साम्राज्य देखा, पवित्र रोमन साम्राज्य देखा हमने। आज भी चार टॉपिक देखिए, पवित्र रोमन साम्राज्य देख लिया हमने, ठीक है ना। कैथोलिक जो आपका चर्च है उसकी भूमिका किस प्रकार थी, चर्च की सर्वोच्चता देख लिया हमने, ठीक है ना। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है वो देख लिया, और ब्लैक डेथ होती है क्या देख लिया वो देख लिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सामंतवाद पर। याद आपको कुछ 4 से 5 फैक्ट आपको आते हैं, ज्यादा याद नहीं करना, ठीक है ना। सामंतवाद पर
तो इसको करते अपन नेक्स्ट क्लास में छोटी सी क्लास रखेंगे, जो हैंग भी होने लगे, छोटी क्लास रखेंगे अपन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। बाकायदा सारी क्लास आपकी चली रही है, यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट 4 आपकी चली रही है। इसमें बहुत छोटी सी क्लास करनी है, छोटी क्लास अपन करेंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। जो भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, उनको ग्रुप में शेयर करो, जिससे मैं भी देख सकूँ, आप लोग भी देख सकें और अन्य लोग भी देख सके। तो आप शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे ना, उनको ग्रुप में शेयर करना, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।